मैं रोशन लाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स गुरुजी पर, जहां पर आप मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार फिजिक्स के वीडियोस देख रहे हैं। यहां पर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को यूपी पॉलीटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 12th और यूपी पॉलीटेक्निक दोनों स्टैंडर्ड्स के बच्चे लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग जो यूपी पॉलीटेक्निक के बच्चे वो 12th वाले बच्चों के लिए शेयर करें वीडियो जो आपकी जानकारी में हैं, और जो आपके 12th स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो पॉलीटेक्निक में हैं या आपके 12th वाले भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ ही वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके। हम आज बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बात कर रही थी इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि हम जो यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात हमने की थी, एक वीडियो मैंने इसकी दी है आपको। सब कुछ हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था उस वीडियो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की पढ़ाई अपनी। ठीक है, तो आज जो है हम जो बात करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि हाउ वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे? बोला सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये तो। हम क्या करेंगे, हम एक एमीटर लेंगे और उस एमीटर से करंट मेजर कर लेंगे। बिल्कुल सही, करंट तो हम एमीटर से मेजर कर लेंगे। बट मेरा क्वेश्चन आप समझिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सी डिवाइस यूज करनी है करंट मेजर करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होगी जिससे हम करंट को मेजर करेंगे। करंट का जो फॉर्मूला है वो है I = dq/dt। अभी ये dq/dt है तो हमें करंट मेजर करना है तो सीधी सी बात है चार्ज और टाइम मेजर करना पड़ेगा। बट क्या इंडिविजुअली हम चार्ज या टाइम मेजर करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं, करंट मेजर कर सकते हम। करंट मेजर करने के लिए हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। एमीटर भी है हमारे पास, तो एमीटर में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल उसमें होती है, उस नीडल को वो जो है रोटेट कराता है मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हमें पता चलती है कि वो करंट कितना है, उसमें कितने एम्पियर करंट है। तो मैं बात वही कर रहा हूं कि अगर हम करंट मेजर कर रहे हैं तो करंट हम इंडिविजुअली इस चार्ज को या इंडिविजुअली इस टाइम दोनों को मेजर करने से करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते। करंट का मेजरमेंट करने के लिए हमें देखने पड़ेंगे इसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखने पड़ेंगे, उससे हमें पता चलेगी करंट कितना है। या फिर हमें इसके देखने पड़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स क्या है, इससे हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। या फिर हमें इसके केमिकल इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, तो केमिकल इफेक्ट्स देखकर हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए हमें ये करंट के इफेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इन करंट्स के इफेक्ट्स को मेजर करना पड़ता है, तब जाके हम जो है करंट मेजर कर पाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि करंट को हम डायरेक्टली चार्ज को या टाइम को मेजर करके करंट मेजर नहीं कर सकते। चलिए अब शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके साथ साथ हम रिलेशन भी फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद एक रिलेशन और फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। बट पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, हमारे मेटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन में से जो लास्ट ऑर्बिट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं हमारे पास, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम फ्री कर सकते हैं। तो जब हमने किसी मेटल से, किसी मटेरियल से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हमारे पास वो क्या बचा, वो एक बचती है पॉजिटिव आयन कोर। तो यानी कि अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है हमारे पास वो रिमेनिंग पार्ट एक पॉजिटिव आयन कोर होती है। ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रैंडम वेलोसिटी करते हैं, थर्मल वेलोसिटी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर जब मूव करते हैं तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो पॉजिटिव आयन कोर बची हुई है उस पॉजिटिव आयन कोर से कोलाइड करते हैं।
और जब पॉजिटिव आयन कोर से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो होगा क्या इफेक्ट, उसका इफेक्ट ये होगा कि जो इनकी थर्मल वेलोसिटी है उस थर्मल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रैंडमली चेंज हो जाएगा। और जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रैंडमली चेंज हो जाएगा तो नेट इफेक्ट ये होगा कि अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी उसकी बात करें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी को हमने ऐड किया और डिवाइड कर दिया उसको हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी थर्मल। ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। जब ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, इफेक्ट ये होगा कि ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, ये इसलिए जीरो हो जाएगी कि सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया कंडक्टर का, तो रैंडम वेलोसिटी का मतलब है कि इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी पास हुए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी पास हुए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट ऐसे भी पास हुए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट भी ऐसे पास हुए होंगे। ठीक है, तो रैंडम है, तो रैंडम तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये होगा क्या कि अगर एक हम कॉमन बात करें एक सर्टेन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की, तो सर्टेन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से उसको पास करके गए होंगे उतने ही रेंडमली दूसरी डायरेक्शन से ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन और उसको पास करके गए होंगे। तो जो नेट इफेक्ट होगा दोनों तरफ की वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसलिए ये रैंडम वेलोसिटी उनकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जो कि थर्मल वेलोसिटी है। अब जब ये थर्मल वेलोसिटी जीरो, यहाँ एक बात और गौर कीजिए आप लोग कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, नॉट द स्पीड। इलेक्ट्रॉनों की स्पीड जीरो नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी जीरो है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए, उतने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी आए। अगर वेलोसिटी की बात करें हम तो टोटल दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होगी, वो सॉरी स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये किधर गया ये किधर गया, तो दोनों की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो माइनस हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो होगी, ना कि स्पीड जीरो होगी। तो जब वेलोसिटी जीरो है इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज की वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब करंट कंडक्टर के अंदर नहीं है, कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में देयर इज नो करंट थ्रू द कंडक्टर। चल अच्छी बात है, यहां तक पता चल गई कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर को हम नॉर्मली देखें तो उसमें कोई करंट फ्लो होता हुआ हमें नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अब हमने क्या किया सॉरी, अब हमने उस कंडक्टर को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। सोर्स ऑफ ईएमएफ कुछ भी हो सकता है, बैटरी हो सकती है, डायनेमो हो सकता है, बैटरी इलिमिनेटर हो सकता है, ये मैंने तीनों बताए थे आपको पिछली वीडियो में। तो जब मैंने कंडक्टर को सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करेगा, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ उस कंडक्टर में, उस कंडक्टर के एंड्स पे एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा कंडक्टर के अंदर। और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉनों को जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ हमने लगाया है उसके पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। और ये जो ड्रिफ्ट की जो वेलोसिटी निकल के आएगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगी वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एवरेज वेलोसिटी विल कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम देखेंगे कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई सपोज हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा दिया इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगेगी,
फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इस इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी, इसलिए मैंने यहां पर एक नेगेटिव साइन रख दिया। अगर इफ m be the mass of the electron, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो ये f क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रॉन को मिला वो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन ये हो गया। अगर यहां से मैं बात करूं एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रॉन को मिला वो कितना मिला, एक्सीलरेशन मिला माइनस के ई अपॉन ई इंटू एम। अब ये जो एक्सीलरेशन मिला इलेक्ट्रॉन को बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंडक्टर पे लगाया था, ये इस एक्सीलरेशन की वजह से कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन ने v1 वेलोसिटी एक्वायर की बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलरेशन, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, टोटल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v1, सपोज ये v1 डैश एक्वायर की उसने, तो टोटल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की हुई वो क्या हुई, एक तो ये जो एक्वायर की उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से v1 डैश, प्लस उसकी जो थर्मल वेलोसिटी थी u1, तो ये उसकी टोटल वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन की बात करते हैं। ये एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एक्सीलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बट वो टाइम कितने टाइम तक इंक्रीज करेगी, ये केवल उतने टाइम तक इंक्रीज करेगी जब तक इलेक्ट्रॉन दूसरा कोलिजन पॉजिटिव फोर्स से नहीं करता। यानी कि पहले कोलिजन के बाद सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इससे इसने कोलिजन किया, इससे कोलिजन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहां से कोलिजन के बाद इस तक कोलिजन करने में जो टाइम इसको लगा इस दौरान, दैट टाइम, उस टाइम तक ये एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही ये कोलिजन कर जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको जो एक्सीलरेशन मिला था वो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। उसके बाद इससे कोलिजन करने के बाद फिर ये आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये एक्सीलरेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उससे अगले कोलिजन पे जाके ये फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हर सक्सेसिव कोलिजन के बाद इस एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी हर कोलिजन में। कोलिजन करते ही इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन जो इसको मिल रहा था वो 0 होगा, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच दौरान जो टाइम लग रहा है, सपोज दैट टाइम इज टाउ। एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को मान लो टाउ 1 टाइम लगा, दूसरे को टाउ 2 टाइम लगा, तीसरे को टाउ 3 टाइम लगा। तो ये जो टाइम लग रहा है टाउ 1, इस टाइम को हम उस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी कि ये वो टाइम है जितनी देर उसने गुजारा बिना कोलिजन के, इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन करने में, एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन कोर से होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम इसका टाउ 1 है इलेक्ट्रॉन का, तो जो वेलोसिटी इसको v1 डैश मिली थी वो v1 डैश कितनी होगी, a इंटू टाउ 1, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर यहां से हम वेलोसिटी निकालें तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम, तो v1 डैश उसको मिला a इंटू टाउ 1, ये a एक्सीलरेशन है। तो जो वेलोसिटी इसको मिली, टोटल वेलोसिटी जो इसकी हुई इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी हो गई, ये हो गई, एक तो हो गई a इंटू टाउ 1 प्लस उसकी थर्मल वेलोसिटी जो थी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल के आई। उसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इसी तरह और हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे की वेलोसिटी निकाले हम, टोटल तो कितनी हो जाएगी भाई, a इंटू उसको सपोज टाउ 2 टाइम लगा वहां तक एक कोलिजन में, प्लस उसकी जो थर्मल वेलोसिटी थी वो। इसी तरह से हम देखें तो जो nवां इलेक्ट्रॉन था उसकी भी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, a इंटू टाउ n प्लस उसकी जो थर्मल वेलोसिटी थी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाले अब,
इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अब जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn तक सबको जोड़ेंगे और n से डिवाइड करेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यू को जोड़ लेते हैं और जितने नंबर ऑफ होते हैं वैल्यूज के उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम v की बात करें तो v इज इक्वल टू बाई v1 कितना है? v1 है, चलो u1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, u1 प्लस a टाउ 1। इसी तरह v2 कितना है? u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह से हम सबको ऐड कर देंगे n तक और डिवाइड कर देंगे इसको n से। इसको जरा मैं अलग अलग करके लिख लूँ तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, u जो है उसको एक तरफ लिख लूँ मैं सारे कंपोनेंट को, u1 प्लस u2 प्लस अप टू un अपॉन n, ये एक तरफ लिख लिया मैंने, प्लस यहाँ से a कम में कॉमन है, सबका a सेम है, ब्रैकेट में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n अपॉन n। ये क्या थी? ये थर्मल वेलोसिटी निकल के आ गई जो कि 0 है, पहले ही इसको 0 प्रूव कर सके। तो जो वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई v इज इक्वल टू क्या निकल के आया? यहाँ से v इज इक्वल टू निकल के आया हमारे पास a इंटू टाउ, वेयर टाउ क्या है? टाउ इज द टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n। ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन को एवरेज, एक टोटल एवरेज कितना टाइम लग रहा है एक कॉलिजन करने में? टाउ टाइम लग रहा है। तो ये टाउ है इसका रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आई है हमारी, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, the average velocity of electrons in the metal due to applied electric field। किसी मेटल पर हमने कोई विद्युत क्षेत्र लगाया, उस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd से डिनोट करते हैं। तो हेंस vd इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? vd इज इक्वल टू हो गया, vd इज इक्वल टू a इंटू टाउ, और a की अगर वैल्यू रखूं मैं तो e अपॉन e इंटू m टाउ। तो ये vd निकल के आया हमारे पास माइनस के e इंटू e अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and drift velocity। तो यहां तक की बात क्लियर है, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई क्या होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किस ऑर्डर की। भाई देखिए मैंने अभी बताया था रिलैक्सेशन टाइम, तो एक छोटी सी चीज इसमें पहले मैं बता दूं आपको कि ये एक मीन फ्री पाथ होता है। मीन का मतलब एवरेज, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन एवरेज, फ्री मतलब फ्री और पाथ मतलब मार्ग। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही जा रही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले, यहीं तक तो फ्री है, यहाँ पे तो फ्री नहीं है क्योंकि इसके फोर्स के इफेक्ट में आ गया, इससे टकरा गया। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाउ। इस टाउ टाइम के दौरान जो दूरी इलेक्ट्रॉन हमारा चलेगा, या हम कहें कि दो लगातार कॉलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा, वो कहलाएगी मीन फ्री पाथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सॉरी। तो यहां तक की बात समझ में आई, लैम्डा मीन फ्री पाथ हो गया। अब अगर लैम्डा मीन फ्री पाथ है तो वेलोसिटी क्या होगी? ये vd हम और क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन टाउ लिख सकते हैं।
भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो वेलोसिटी होता है, तो हम एक फॉर्मूला वीडी का ये भी बना सकते हैं, लैम्डा अपॉन टाइम। तो ये मीन फ्री पाथ के टर्म में हमने वेलोसिटी निकाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैंने अभी आपको बताया नहीं कि मैं बता दूं आपको, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे पॉजिटिव कोर से कॉलिजन करने में, एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कोर से एवरेज टाइम जो लगता है एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में, ये वैल्यू होती है लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड। यानी कि जो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है वो इतने टाइम तक मिल रहा है, और इतने टाइम तक मिल रहा है 10⁻⁻14 सेकेंड तक, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ा देगा उसकी, बहुत मामूली सी। यानी कि जो एक्सीलरेशन इसको मिलेगा, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऑर्डर की होगी। तो वेलोसिटी भी हमारी इसी ऑर्डर की गेन करेगा। जब इस ऑर्डर की वेलोसिटी गेन करेगा तो ये वेलोसिटी तो थर्मल वेलोसिटी के मुकाबले बहुत कम है। थर्मल वेलोसिटी के मुकाबले ये वेलोसिटी बहुत कम है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम अगर वेलोसिटी मिली 1 मीटर पर सेकंड की इलेक्ट्रॉन को, तो बोले सर इतना करंट कैसे बन जाता है, वेलोसिटी तो इसको इतनी मिल नहीं रही है, 0.1 मीटर पर सेकंड की मिल रही है, और ये 0.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इतना बड़ा करंट बना देती है। हाँ, इतना करंट बना देती है। इसका रीजन ये है कि देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो देखो कितने हैं। तो चाहे बहुत छोटी सी वेलोसिटी से वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जब एक डायरेक्शन में सारे के सारे मूव करेंगे तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज करंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करेगा हमारा करंट, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं मेटल के अंदर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फटाफट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A है। इसको मैंने एक सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट किया है, और ये सोर्स ऑफ EMF क्या है कि ये सोर्स ऑफ EMF इस दोनों के एंड है, इन दोनों एंड पर एक पोटेंशियल V डेवलप कर देता है। तो इसका अगर EMF है E, तो ये E इक्वल टू क्या होगा, ये E इक्वल टू होगा माइनस के V/L। ये चलो हम V/L कह लें, अभी माइनस माइनस की बात नहीं कर रही, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है बेसिकली, यानी कि V/L। तो चलिए अब क्या है, पहले ये वहां पे मान लेता हूं कि भाई L क्या है, L है मेरे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। सपोज इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा, तो करंट I क्या है, करंट थ्रू द कंडक्टर। और N हमने मान लिया नंबर डेंसिटी है इसकी। नंबर डेंसिटी क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर है n, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम होगा उसका A इंटू एन, एरिया दिस इंटू ये लेंथ वॉल्यूम हो गया इसका कंडक्टर का, और इंटू टोटल नंबर n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया कंडक्टर के अंदर, टोटल चार्ज इज इक्वल टू हो गया E टाइम्स A इंटू L इंटू एन। ये हो गई वैल्यू Q की। अब I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू होता है भाई Q/T, Q/T। अब अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें हम, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्टर था, अभी इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो हमारा इस डायरेक्शन में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये जो T है इसको क्या है कि L लेंथ इलेक्ट्रॉन को, ये मैंने कंडक्टर मिटा दिया, ये कंडक्टर ये था, इस कंडक्टर को यहां से इस कंडक्टर में
एक एंड से दूसरे एंड तक, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, एल लेंथ मूव करने में जो टाइम लग रहा है वही तो टाइम है टी। तो जो इसकी वेलोसिटी अगर वीडी है तो एल लेंथ करने में इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा एल अपॉन वीडी। लेंथ बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये टी की वैल्यू आ गई हमारे पास एल अपॉन वीडी। तो अब हम क्या करें, टी की वैल्यू रख दें इसमें और चार्ज की हमने वैल्यू ऊपर निकाल ली है, ये दो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आई इज इक्वल टू जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा ई ए एल इंटू एन अपॉन एल अपॉन वीडी करेंगे तो ये वीडी ऊपर चला जाएगा, ये एल से एल कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो बचेगी ई ए एन वी डी। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। अगर हम यही हाथ की हाथ निकाल दें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, तो करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए, यानी कि इसको अगर ए से डिवाइड कर दूं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ई एन वी डी। ये करंट डेंसिटी और हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए अब अगली बात करते हैं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ को डिड्यूस करते हैं हम फटाफट और आज की वीडियो को हम समाप्त करेंगे ओम्स लॉ के बाद। ओम्स लॉ, ऐसे ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, हमने ये पढ़ा था कि जो करंट है वो करंट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है, अभी देखा था हमने ये देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में है, ये भी देखा था हमने। और हम ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पोटेंशियल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर इन तीनों बातों को मैं कंबाइंड करूं तो यहां से एक बात समझ में आती है कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होना चाहिए, आई प्रोपोर्शनल टू वी होना चाहिए। यही तो ओम्स का लॉ है, यही है ना ओम्स का लॉ। तो ओम्स का लॉ तो यहां से पता चली कि आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर पोटेंशियल के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहां से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि भाई जो करंट है वो हमारा पोटेंशियल के प्रोपोर्शन में होगा। तो ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का कि अगर किसी सर्किट, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सेम रहे, फिजिकल कंडीशन जैसे उनका टेम्परेचर सेम रहे, स्ट्रेस स्ट्रेंथ सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, ये चीजें ना बदले कंडक्टर की, तो क्या होता है कि कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, across the ends of conductor। तो एंड्स ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। दैट वाज द ओम्स लॉ। चलिए अब हम इसको डिड्यूस करते हैं, फटाफट डिड्यूस करते हैं हम इसको। तो हमें पता है कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू होता है माइनस के ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये पोटेंशियल जो V था ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा था E कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर की लेंथ थी L,
तो यानी कि V पोटेंशियल की वजह से E इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ L लेंथ के कंडक्टर में, तो E इक्वल टू हम लिख देंगे माइनस के V अपॉन L। जब इस वैल्यू को यहां पे पुट करूं मैं, तो VD इक्वल टू हम लिख देंगे E V टाउ अपॉन M इंटू L। बट I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है NEVD NEVDA। अभी निकाला था हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो यहां से अगर मैं VD की वैल्यू इस करंट की वैल्यू में रख दूं, तो I इक्वल टू क्या निकल के आता है, I इक्वल टू निकल के आता है हमारे पास NEA, और VD की वैल्यू लगाई मैंने E इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L। यहां से अगर मैं देखूं एक बात, तो देखो भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मेटल के अंदर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम n e इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, e इंटू ई स्क्वायर, तो n e स्क्वायर a इंटू टाउ, ये भी कांस्टेंट, मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट और लेंथ भी कंडक्टर की कांस्टेंट इंटू b, यानी कि ये पूरी चीज कांस्टेंट। इस पूरी चीज की जगह पे मैंने ये रख दिया, तो I प्रोपोर्शनल टू V। ये ओम्स का लॉ था। अब यहां पर ओम ने जो बात एक और इसमें जोड़ी, वो बात ये जोड़ी कि भाई ये तो निकाल लिया हमने, हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यूज किया हमने R 1/R। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/R इंटू B, और ये 1/R जो होता है ये कहलाता है कंडक्टिविटी, या कहते हैं हम कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो R है ये कहलाती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या कहलाती है, R कहलाती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर R की वैल्यू हम यहां से निकालें तो क्या होगा, ML अपॉन 1/R की वैल्यू है ना ये, तो ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर यहां से मैं एक बात और लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, M, अगर कंडक्टर की लेंथ चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A, और इसको हम एक कांस्टेंट दे दिया हमने रो। तो यहां से हम एक चीज और लिख दें, यहां से हम ये लिख दें कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां पर हमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर रो क्या है, रो की वैल्यू है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और ये कहलाती है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हम अब अगले वीडियो में करेंगे। आज ओम्स लॉ तक का था हमारा प्लान। अगली वीडियो में हम इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, क्या रेजिस्टेंस का लॉ है। वैसे लॉ मैंने निकाल दिया है, बट इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से। बने रहिए मेरे साथ और चीज़ों को सीखते रहिए इस तरह से, आसान तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज़ रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इस सब पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शायद ये चैनल शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई आप लोग। तो अभिनंदन करता हूँ आप सबका, स्वागत है, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए फिजिक्स गुरुजी प्यार से, और अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।